अध्याय 10। संबंध। लोग देख रहे हैं। सन्यासियों के बारे में यह कल्पना की जाती है कि वे तपस्वी होते हैं, अकेले रहते हैं, मानवता से अलग-थलग रहते हैं। लेकिन सन्यासियों के रूप में मेरे अनुभव ने हमेशा के लिए दूसरे लोगों के साथ मेरे व्यवहार को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैं आश्रम छोड़ने का निर्णय लेने के बाद लंदन लौटा, तो मैंने पाया कि मैं पहले के मुकाबले सभी तरह के संबंधों में ज़्यादा अच्छा बन गया था। सुधार रोमांस के मामले में भी सच था, जो थोड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारी होते हैं और आश्रम में रहते समय मेरे महिलाओं के साथ कोई रूमानी संबंध नहीं थे। अपेक्षाएं तय करना। आश्रम का गांव सहचार्य और सौंदर्य को बढ़ावा देता है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सेवा करना। ब्लू जोन्स एक संगठन है जो संसार के उन क्षेत्रों का अध्ययन करता है जहां लोग सबसे लंबा और सबसे स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसके सह संस्थापक डैन बुएटनर ने पाया कि इस तरह के समुदाय की आवश्यकता पूरे संसार में है। आहार और जीवन शैली की आदतों के अलावा बुएटनर ने पाया कि दृग्याजू का संबंध समुदाय के विभिन्न पहलुओं से होता है। परिवार के साथ करीबी संबंध और एक कुनबा जिसमें साझे विश्वास और स्वस्थ सामाजिक व्यवहार हो। बुनियादी तौर पर इसमें एक गांव की जरूरत होती है। इन ब्लू जोन्स की तरह ही आश्रम भी एक परस्पर निर्भर समुदाय है, जो सहयोग की मनोदशा और एक दूसरे की सेवा करने के भाव को बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति को अपने अलावा दूसरे लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। बायोस्फीयर 2 के वृक्ष याद हैं, जिनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं थी कि वे हवा को झेल पाएं। रेडवुड वृक्ष की कहानी अलग है। वे काफी ऊंचे होते हैं और आप सोचेंगे कि उन्हें बचे रहने के लिए गहरी जड़ों की जरूरत होती होगी, लेकिन नहीं, वास्तव में उनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। यह पेड़ दृग्याजू इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जड़ें व्यापक रूप से फैली होती है। रेडवुड झुंड में सबसे अच्छी तरह पनपते हैं क्योंकि उनकी जड़ें आपस में इतनी मजबूत गूंथ जाती है कि वे प्रकृति की शक्तियों को झेल जाते हैं। प्रेम का चक्कर। एक ऐसे समुदाय में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता था। मुझे शुरुआत में यह उम्मीद थी कि अगर मैं दूसरे सन्यासियों की परवाह करता हूँ और उन्हें समर्थन देता हूँ, तो वह मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे ज्यादा जटिल थी। आश्रम में मेरे पहले साल के दौरान मैं विचलित हो जाता हूँ और सलाह के लिए अपने एक गुरु के पास जाता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं विचलित हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बहुत सारा प्रेम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यह महसूस नहीं होता कि सामने वाला मेरे प्रेम को लौटा रहा है। मैं दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण हूँ, प्रवाह करता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ, लेकिन वे मेरी खातिर ऐसा नहीं करते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सन्यासी पूछते हैं, तुम प्रेम क्यों दे रहे हो? मैं कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। सन्यासी कहते हैं, तो फिर इसके लौटकर आने की उम्मीद क्यों करते हो? लेकिन इसके अलावा गौर से सुनो, जब भी तुम किसी तरह की कोई ऊर्जा बाहर भेजते हो, प्रेम, नफरत, क्रोध, दयालुता, तो यह तुम्हें हमेशा वापस मिलेगी, एक तरह से या दूसरी तरह से। प्रेम एक चक्कर की तरह होता है। जो भी प्रेम तुम बाहर भेजते हो, यह हमेशा तुम्हारी ओर लौटता है। समस्या तुम्हारी उपेक्षाओं में निहित है। तुम जो मानते हो कि जो प्रेम तुम्हें मिलता है वह उसी व्यक्ति से मिले जिसे तुमने प्रेम दिया था, लेकिन ये हमेशा उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं लौटता है। इसी तरह ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन जिन्हें तुम बदले में उतना प्रेम नहीं लौटाते हो। उनकी बात सही थी। अक्सर हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन हम उन दूसरे लोगों का प्रेम लौटाने में असफल रहते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, जो मेरा फ़ोन सुनने के लिए अपना हर काम छोड़ देती थी। अगर वह फ़ोन उठाती थी, तो सबसे पहले मुझे या मेरी बहन को फ़ोन लगाने की सोचती थी। वह मुझसे सारे समय बात करना चाहती थी। जब कोई मेरे टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं देता था, तो मैं कुंठित हो जाता था, जबकि उस वक्त मेरी माँ बैठकर सोच रही होती थी, काश मेरा बेटा मुझे फ़ोन करता। मेरे गुरु के प्रेम के दायरे के वर्णन ने मेरा जीवन बदल दिया। कृतज्ञता की कमी की वजह से ही हमें महसूस होता है कि लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। जब हम सोचते हैं कि कोई परवाह नहीं करता, तो हमें दोबारा इस दृष्टिकोण की जांच करने की जरूरत है और यह एहसास करने की भी कि जो प्रेम हम बाहर देते हैं, वह विभिन्न स्रोतों से हमारी ओर लौटता है। एक ज्यादा सामान्य अर्थ में, हमने जो बाहर भेजा है, वह लौटकर हमारे पास आएगा। यह कर्म का उदाहरण है। यह विचार कि आपके कर्म, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमेशा आपकी ओर लौटकर आएंगे। जब हम महसूस करें कि हमसे प्रेम नहीं किया जाता है, तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, जितनी बार मैं मदद मांगता हूँ,
क्या मैं उतनी बार मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ? कौन मुझे दे रहा है, जिसे मैं बदले में कुछ नहीं दे रहा हूँ? करुणा का नेटवर्क। सन्यासी प्रेम और प्रवाह को व्यक्तिगत आदान-प्रदान के बजाय करुणा के नेटवर्क के रूप में देखते हैं और इसमें समझदारी दिखती है। सन्यासी यह मानते हैं कि अलग-अलग लोग अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिनमें से हर भूमिका अपने तरीके से हमारे विकास में योगदान देती है। हमारे पास मित्रता के लिए समकक्ष होते हैं, सिखाने के लिए विद्यार्थी होते हैं और सीखने तथा सेवा करने के लिए मार्गदर्शक होते हैं। ये भूमिकाएं हमेशा उम्र और अनुभव से नहीं बंधी होती। हर सन्यासी हमेशा इस चक्कर की हर अवस्था में होता है। सन्यासी मानते हैं कि ये भूमिकाएं निश्चित नहीं होती। एक दिन जो आपका शिक्षक है, वह अगले दिन आपका विद्यार्थी हो सकता है। कई बार वरिष्ठ सन्यासी हम जैसे युवा सन्यासियों के साथ कक्षा में आकर फर्श पर बैठ जाते थे और किसी नए सन्यासी का व्याख्यान सुनते थे। वह वहां हमारी योग्यताओं की जांच करने नहीं आए थे, वह तो वहां सीखने आए थे। इसे आजमाएं, नेतृत्व और अनुसरण करें। अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों की सूची बनाएं। अब लिखें कि विद्यार्थी आपको क्या सिखा सकते हैं और शिक्षक आपसे क्या सीख सकते हैं। विश्वास के 4 प्रकार। आश्रम में मैं इसलिए विचलित था क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी प्रवाह का प्रतिदान नहीं मिल रहा था। हम अक्सर दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने जीवन में उनके उद्देश्यों का स्पष्ट एहसास नहीं होता। आइए 4 चीज़ों पर विचार करते हैं, जिनकी हम लोगों में तलाश करते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं। आप इन लोगों को पहचान लेंगे। हम में से ज़्यादातर प्रत्येक श्रेणी में आने वाले कम से कम एक व्यक्ति को जानते होंगे। विश्वास के 4 प्रकार। सक्षम। इस व्यक्ति में आपकी समस्या सुलझाने की सही योग्यताएं हैं। वह उस क्षेत्र में विशेषज्ञ है। परवाह। वह आपकी सफलता की नहीं, आपके भले की परवाह करता है और जो आपके लिए सबसे अच्छा है, उसकी कामना करता है। चरित्र। प्रबल नैतिक कंपास और अटल मूल्यों वाले लोग। एकरूपता। जब आपको उनकी जरूरत हो, तब विश्वसनीय, मौजूद और उपलब्ध। सक्षमता। यदि हमें किसी की राय और अनुशंसा पर विश्वास करना है, तो उसे सक्षम होना चाहिए। उन लोगों में आपकी समस्या सुलझाने की सही योग्यताएं होती है। वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। उनके पास अनुभव, संदर्भ और ऊंची रेटिंग होती है। परवाह। अगर हम अपनी गोपनीय भावनाएं किसी को बता रहे हैं, तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि वह हमारी परवाह करता है। सच्ची परवाह का मतलब है कि वह इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इस बारे में नहीं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। वे आपकी सफलता का नहीं, आपकी भलाई के बारे में चिंता करते हैं। उनके हृदय में आपके सर्वश्रेष्ठ हित रहते हैं। वह आप पर विश्वास करते हैं। वे आपका साथ देने या आपकी मदद करने के लिए अपने कर्तव्य से आगे तक जाएंगे। घर बदलने में मदद करेंगे। किसी डॉक्टर के महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट में आपके साथ जाएंगे या किसी बर्थडे पार्टी या शादी की योजना बनाने में मदद करेंगे। चरित्र। कुछ लोगों में जबरदस्त नैतिक कंपास और अटल जीवन मूल्य होते हैं। जब हमें पक्का नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं या क्या सही है, तो हम इन लोगों की ओर देखते हैं कि वे स्थिति को स्पष्ट करने में हमारी मदद करें। चरित्र खास तौर पर तब महत्वपूर्ण होता है जब हम किसी अंतर्निर्भर साझेदारी संबंध, कारोबारी साझेदारी टीम में होते हैं। यह लोग जो सिद्धांत सिखाते हैं, उन पर अमल भी करते हैं। उनके पास अच्छी प्रतिष्ठा, प्रबल राय और जमीन से जुड़ी सलाह होती है। वे विश्वसनीय होते हैं। एक रूपता। जो लोग एक रूप होते हैं, हो सकता है कि वह शीर्ष विशेषज्ञ ना हो, उनका चरित्र सर्वोच्च ना हो, या वह सबसे गहराई से आपकी परवाह ना करते हो, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है, तो वह विश्वसनीय, उपस्थित और उपलब्ध रहते हैं। वह जीवन के उतार चढ़ाव में आपके साथ रहे हैं। कोई भी अपने सीने पर तख्ती लगाकर नहीं चलता जिस पर लिखा हो कि वह हमें क्या दे सकता है। लोगों के इरादों और कार्यों का अवलोकन करें। क्या वह सामंजस्य में है? क्या वह दर्शा रहे हैं जो उनके कहे अनुसार मूल्यवान है? क्या उनके मूल्य आपके मूल्यों के अनुरूप हैं? हम वादों के बजाय व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। आप किसी के प्रति क्यों आकर्षित हैं और क्या आपका उनसे मित्र, सहकर्मी या रूमानी साझेदारी के रूप में जुड़ना संभव है? ये समझने के लिए विश्वास के इन 4 प्रकारों का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, इस संबंध में शामिल होने के पीछे मेरा सच्चा इरादा क्या है?
4 प्रकार के विश्वास बुनियादी गुणों जैसे दिख सकते हैं, जिनकी हम सहज बोध से तलाश करते हैं और जिनकी हमें आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन गौर करें कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना मुश्किल है जो आपकी परवाह करता हो, हर क्षेत्र में सक्षम हो, सर्वोच्च चरित्र वाला हो और कभी आपकी खातिर व्यस्त ना हो। मेरे जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग स्वामी मेरे सन्यासी गुरु और मेरी माँ हैं। स्वामी मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उनके चरित्र में मुझे चरम विश्वास है, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक्सचेंजर छोड़कर मीडिया में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वह मेरे सबसे मूल्यवान सलाहकारों में से एक हैं, लेकिन उनसे मेरे करियर के बारे में राय रखने की उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण था और वह इतने समझदार थे कि उन्होंने राय देने का नाटक नहीं किया। मेरी माँ करियर के परिवर्तनों के बारे में पूछने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं थी। कई माताओं की तरह वह भी मेरे स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा चिंता करती थी। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह खा रहा हूँ या नहीं, मैं पर्याप्त सो रहा हूँ या नहीं। वह प्रवाह और एकरूपता के मामले में तो मेरे साथ थी, लेकिन वह मेरी कंपनी के प्रबंधन पर मुझे सलाह नहीं दे सकती। मुझे अपनी माँ पर इस बात पर नाराज होने की ज़रूरत नहीं है कि वह मुझे मेरे जीवन के हर पहलू के बारे में परवाह या सलाह नहीं दे सकती। इसके बजाय मुझे अपना समय, ऊर्जा, ध्यान और दर्द बचाना चाहिए और बस उसकी कदर करनी चाहिए जो वह दे रही है। हम में यह उम्मीद करने की प्रवृत्ति होती है कि हर व्यक्ति पूरा पैकेज होगा और हमें हर वह चीज़ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। यह क्षण को असंभव ऊंचाई पर रखना है। ऐसे व्यक्ति को खोजना, जैसा व्यक्ति बनना मुश्किल है। 4 प्रकार के विश्वास यह दिमाग में रखने में हमारी मदद करेंगे कि हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन साथी या साझेदार भी सारे तरीकों से सारे समय प्रवाह, चरित्र, सक्षमता और एकरूपता प्रदान नहीं कर सकता। प्रवाह और चरित्र हाँ, लेकिन कोई भी सारी चीजों में सक्षम नहीं होता। और हालांकि आपके साझेदार को विश्वसनीय होना चाहिए, लेकिन कोई भी हमेशा उतना उपलब्ध नहीं होता जितनी आपको उनकी जरूरत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारा सब कुछ होगा, हमें पूरा कर देगा, लेकिन उस गहरे और आजीवन संगम के भीतर भी केवल आप ही आपकी हर चीज हो सकते हैं। जो परिवार वाले नहीं थे या हमसे किसी दूसरी तरह जुड़े हुए नहीं थे, उन लोगों के साथ आश्रम में रहने से हमें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण मिला। वहां जो स्पष्ट था कि कोई भी हर भूमिका नहीं निभा सकता, ना ही उसे निभानी चाहिए। रोचक बात यह है कि साइकोलॉजी टुडे में छपे एक लेख के अनुसार मनोवैज्ञानिक कर्नल पैट्रिक जे स्वीनी ने इराक में सैन्य नेतृत्व की एक फील्ड स्टडी की थी, जहां उन्होंने विश्वास के 3 आधार पाए थे: सक्षमता, प्रभाव और चरित्र। फर्क यह है कि उन्होंने कहा कि सभी तीनों गुण आवश्यक थे, तभी सैनिक अपने लीडर पर भरोसा कर सकते हैं। सेना और सन्यासी जीवन दोनों ही दिनचर्या और सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन सन्यासी अपने लीडर्स का अनुसरण नहीं कर रहे हैं और अपनी जान दांव पर नहीं लगा रहे हैं। संबंधों के बारे में किसी सन्यासी की तरह सोचने का मतलब ये है कि आप सभी चारों गुणों की तलाश किसी एक इंसान में ना करें। ये ना सोचे कि आपके हिसाब से उसे क्या देना चाहिए। वह वास्तव में आपको जो देता है, उस आधार पर यथार्थवादी अपेक्षाएं तय करें। जब किसी में चारों गुण ना हो, तब भी आपको उनके रहने से लाभ हो सकता है और आपको इस बारे में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। मित्रों या सहकर्मियों के मामले में खुद से ये पूछने की आदत डालें, मैं क्या पहले दे सकता हूँ? मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? क्या मैं शिक्षक हूँ, समकक्ष हूँ या विद्यार्थी हूँ? मैं इस व्यक्ति को चारों गुणों में से कौन सा देता हूँ? जब हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ज्यादा अर्थपूर्ण संबंध बनाते हैं और स्वामी की तरह वहां अपनी विशेषज्ञता नहीं दिखाते हैं, जहां हम विशेषज्ञ नहीं होते। इसे आजमाएं, विश्वास पर चिंतन मनन करें, अपने जीवन के 3 अलग-अलग लोगों को चुनें, शायद यह सहकर्मी, परिवार का कोई सदस्य और मित्र, और निर्णय लें कि वे आपके जीवन में 4 गुणों में से कौन से लाते हैं। उसके लिए कृतज्ञ बनें, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जो अभ्यास ऊपर दिया गया है, ऐसे अभ्यासों का उद्देश्य लोगों पर लेबल लगाना नहीं है, जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं लेबलों के खिलाफ हूँ, क्योंकि वे जीवन के कई सूक्ष्म रंगों को भी काले और सफेद तक सीमित कर देते हैं। सन्यासी नीति ये है कि अर्थ की तलाश करें और आलोचना में तालाबद्ध होने के बजाय उसे ग्रहण करें, जिसकी जरूरत आपको आगे बढ़ने के लिए है। बहरहाल, जब हम 4 गुणों जैसे फिल्टर लगाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या करुणा का हमारा नेटवर्क इतना व्यापक है कि यह जीवन की जटिलता और
अराजकता में हमें मार्गदर्शन दे सकता है। भले ही हम 4 गुणों को शामिल कर लें, लेकिन हम इनमें से हर श्रेणी के भीतर बहुल दृष्टिकोणों से लाभ ले सकते हैं। माँ की प्रवाह मार्गदर्शक की प्रवाह से अलग होती है। एक चरित्रवान व्यक्ति बेहतरीन रोमांटिक सलाह दे सकता है, जबकि दूसरा पारिवारिक विवाद में आपकी मदद कर सकता है। और एक निरंतर मित्र ब्रेकअप के दौरान आपकी मदद कर सकता है, जबकि दूसरा आपके साथ घूमने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। अपना खुद का परिवार बनाएं। विविधता खोजने के लिए हमें नए जुड़ावों के प्रति खुले रहना चाहिए। विकास करने का हिस्सा किसी भी उम्र में यह स्वीकार करना है कि हमारा मूल परिवार हमें कभी वह सब नहीं दे पाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। यह स्वीकार करना ठीक है कि आपको उन लोगों से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता जिन्होंने आपकी परवरिश की, और ये भी ठीक है, दरअसल ज़रूरी है, कि आप अपने परिवार के उन लोगों से अपनी रक्षा करें जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हमारे पास अपने परिवार के लिए भी वही मानदंड होने चाहिए जैसे बाकी सबके लिए होते हैं। और अगर संबंध कष्टकारी है तो हम उनसे दूरी से प्रेम कर सकते हैं और सम्मान कर सकते हैं, जबकि हम बाहरी संसार से वह परिवार इकट्ठा कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने परिवार की उपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन क्षमा और कृतज्ञता ज़्यादा आसानी से आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पास मित्र और परिवार हैं, और हमारे पास ऐसे मित्र हैं जो परिवार बन गए हैं। सारी मानव जाति से किसी स्तर पर जुड़ाव महसूस करना उन लोगों के लिए सकारात्मक रूप से उपचार करने वाला हो सकता है जिनके खुद के परिवार ने उनका जीवन मुश्किल बना दिया है। मानव परिवार। जब आप किसी नए समुदाय में दाखिल होते हैं, जैसे जब मैं आश्रम में दाखिल हुआ था, तो आपके पास एक कोरी स्लेट होती है। आपके अंदर कोई अपेक्षाएं नहीं होती जो परिवार वालों और मित्रों के बीच पहले से बनी होती है। संभावना इस बात की है कि नए समुदाय में कोई भी अतीत में आपके साथ नहीं था। इस तरह की स्थितियों में ज्यादातर लोग अपने जैसे लोगों को खोजने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आश्रम ने मुझे एक और तरीका दिखाया। मुझे परिवार की प्रतिलिपि बनाने की जरूरत नहीं थी। मुझे आराम और विश्वास का एक छोटा दायरा बनाने की जरूरत नहीं थी। आश्रम में हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य था, और जब हमने भारत और यूरोप की यात्रा की तथा लोगों से जुड़े, तो मैं यह पहचानने लगा कि संसार का हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य था। जैसा गांधी जी ने कहा था, स्वर्णिम तरीका संसार के साथ मित्रता रखना और पूरे मानव परिवार को एक मानना है। हम सीखने, विकास करने और साझे अनुभव के लिए जो समूह बनाते हैं, जैसे परिवार, स्कूल और चर्च, वह लोगों को श्रेणीबद्ध करने में हमारी मदद करते हैं। ये वह लोग हैं जिनके साथ मैं जीता हूँ। ये वह लोग हैं जिनके साथ मैं सीखता हूँ। ये वह लोग हैं जिनके साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। ये वह लोग हैं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मैं किसी की राय या महत्व को इसलिए कम नहीं करता क्योंकि वह इन दायरों में से किसी एक में अच्छी तरह फिट नहीं होता। व्यावहारिकता की सीमाओं से परे ऐसे कोई निश्चित लोग नहीं थे जो बाकी लोगों से ज्यादा मेरे ध्यान या प्रवाह या सहायता के हकदार थे। हर एक को अपने परिवार का सदस्य मानना ज्यादा आसान होता है अगर आप यह कल्पना नहीं करते हैं कि ये हर पल हर मानव के बारे में है। जीन डार्मिनिक मार्टिन की कविता में कहा गया है, लोग एक कारण, एक मौसम या जीवन भर के लिए आपके जीवन में आते हैं। ये 3 श्रेणियां इस पर आधारित है कि संबंध कितना लंबा चलता है। कोई व्यक्ति स्वागत योग्य परिवर्तन की तरह आपके जीवन में दाखिल हो सकता है। एक नए मौसम की तरह वह ऊर्जा का रोमांचक और मोहक परिवर्तन होते हैं, लेकिन हर मौसम किसी न किसी बिंदु पर खत्म होता है। दूसरा व्यक्ति किसी कारण से आपके जीवन में आ सकता है। वह आपको कुछ सिखाने और विकास करने में आपकी मदद कर सकता है, या मुश्किल समय में आपको सहारा दे सकता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें आपके पास किसी खास अनुभव में सहायता करने या मार्गदर्शन देने के लिए जानबूझकर भेजा गया था, जिसके बाद आपके जीवन में उनकी केंद्रीय भूमिका घट जाती है। और फिर जीवन भर के साथी होते हैं। वे सबसे बुरे और सबसे अच्छे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, और तब भी आपसे प्रेम करते हैं जब आप उन्हें कुछ ना दे रहे हो। जब आप इन श्रेणियों पर विचार करें तो प्रेम के चक्कर को दिमाग में रखें। प्रेम एक उपहार है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। इसका मतलब है कि इसके साथ यह ज्ञान आता है कि सभी संबंध अनंत काल तक समान शक्ति से कायम नहीं रहेंगे। याद रखें कि
आप भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों के लिए एक मौसम, एक कारण और आजीवन मित्र हैं और आप किसी दूसरे के जीवन में जो भूमिका निभाते हैं, वह हमेशा उस भूमिका से मेल नहीं खाएगा जो वह आपके जीवन में निभा रहे हैं। इन दिनों मैं लोगों के छोटे निरंतर समूह सबसे निकट हूँ, लेकिन इससे वह जुड़ाव नहीं बदलता है जो मैं सारी मानव जाति के प्रति महसूस करता हूँ। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जिन लोगों को पहचानते हैं, उनके पार देखें, अपने आरामदेह दायरे के पार देखें, अजनबियों को और उन लोगों को देखें जिन्हें आप नहीं समझते हैं। आपको उन सबसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन सभी को समान माने जिनमें समान आत्मा है और आपके ज्ञान तथा अनुभव में विविधता बढ़ाने की क्षमता है। वह सभी आपकी परवाह के दायरे में है। इसे आजमाएं, अपनी मित्रताओं के बारे में यथार्थवादी बने, उन लोगों की सूची बनाएं जिनसे आप पिछले 1-2 सप्ताह में सामाजिक रूप से मिले हैं। दूसरे कॉलम में ये लिखें कि क्या वह व्यक्ति मौसम है, कारण है या आजीवन मित्र है। जाहिर है, इस तरह आप उन पर लेबल लगा रहे हैं और मैंने आपसे ऐसा ना करने का आग्रह किया है। लोग जो भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हमें लचीला होना चाहिए, लेकिन आपके वर्तमान सामाजिक जीवन के परिदृश्य का एक मोटा खाका आपको यह विचार दे सकता है कि क्या आप लोगों के संतुलित समूह से घिरे हैं जो रोमांचक, समर्थन और दीर्घकालीन प्रेम प्रदान करता है। अब तीसरे कॉलम में विचार करें कि आप इन लोगों में से प्रत्येक के लिए क्या भूमिका निभाते हैं। आपको जो मिलता है, क्या आप वह दे रहे हैं? आप कहाँ और कैसे ज़्यादा दे सकते हैं? विश्वास अर्जित किया जाता है। एक बार जब आप किसी संबंध में तार्किक अपेक्षाएं तय कर लेते हैं, तो विश्वास बनाना और कायम रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। विश्वास हर संबंध के लिए केंद्रीय होता है। विश्वास का मतलब है कि हम यह यकीन करते हैं कि वह व्यक्ति हमारे साथ ईमानदार है, वह दिल से हमारा भला चाहता है, वह अपने वादे निभाएगा और वह भविष्य में इन इरादों के प्रति सच्चा रहेगा। गौर करें, मैंने ये नहीं कहा है कि वह सारे समय सही रहता है या हर चुनौती को आदर्श तरीके से संभालता है। विश्वास का संबंध योग्यताओं से नहीं, इरादों से होता है। जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें निराश करता है, तो हमारे विश्वास को लगा आघात हमारे सारे संबंधों में गूंजता है। सर्वश्रेष्ठ इरादों वाले लोग भी बदल जाते हैं या उसी मार्ग पर नहीं चलते हैं जिस पर हम चलते हैं। दूसरे लोग हमें बहुत से संकेत देते हैं कि उनके इरादे हमारे इरादों से मेल नहीं खाते, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और कई बार अगर हम ज़्यादा जागरूक होते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हम विश्वास न करने का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे लोगों का व्यवहार हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, तो फिर हम किसी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? विश्वास की अवस्थाएं। विश्वास टैक्सी ड्राइवर से लेकर कारोबारी साझेदारी से लेकर प्रेमी तक किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है, हम हर एक के प्रति विश्वास का समान स्तर नहीं रखते हैं। इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हम कितनी गहराई से किसी पर भरोसा करते हैं और क्या उसने विश्वास का वह स्तर सचमुच अर्जित किया है। अमेरिका के शीर्ष वैवाहिक विशेषज्ञ जॉन गोटमैन ये पता लगाने चाहते थे कि दंपति संघर्ष को सुलझाने और आगे बढ़ने की बजाय निरंतर संघर्ष में किस वजह से अटके रहते हैं। उन्होंने पूरे देश के दंपतियों की जांच की। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रजातीय पृष्ठभूमियों के दंपतियों का प्रशिक्षण किया गया, जिनकी स्थितियां अलग-अलग थी। जैसे कोई नवविवाहित था, कोई माँ-बाप बनने वाला था और किसी का पति सेना में था। इन सभी दंपतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या विश्वास और विश्वासघात की थी। उन्होंने अपने मुद्दों का वर्णन करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें थोड़ा अंतर था, लेकिन केंद्रीय प्रश्न हमेशा वही था, क्या मैं आप पर वफादार होने का भरोसा कर सकता हूँ? क्या मैं घर के काम में मदद के लिए आप पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं सुनने और मेरा साथ देने के लिए आप पर भरोसा कर सकती हूँ? विश्वास के 4 प्रकार। तटस्थ विश्वास। सकारात्मक गुण मौजूद हैं, लेकिन वे विश्वास नहीं जगाते हैं। अनुबंधात्मक विश्वास। मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा अगर तुम मेरी खुजाओगे। आपसी सहायता पारस्परिक होती है। आप जानते हैं कि भविष्य में आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। शुद्ध, चाहे जो हो जाए, आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। दंपतियों के विश्वास को प्राथमिकता बनाने का अच्छा कारण था। डॉक्टर बेला डे पालो के अध्ययन के अनुसार लोग अपने 20% व्यवहार में बेईमान रहते हैं। 77 कॉलेज विद्यार्थियों और समुदाय के 70 अन्य लोगों से
7 दिनों तक उनके सामाजिक व्यवहार की निगरानी करने को कहा गया। उन्हें अपने सारे व्यवहार का रिकॉर्ड रखने और यह दर्ज करने को कहा गया था कि उन्हें कितनी बार झूठ बोला। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि अगर वह झूठ बोलने के बारे में झूठ बोल दे तो क्या। ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से कहा कि इसके लिए उनकी कोई आलोचना नहीं की जाएगी और उनकी सच्ची प्रतिक्रियाओं से झूठ बोलने के व्यवहार के बारे में बुनियादी प्रश्नों का जवाब खोजने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस प्रयोग का प्रचार इस रूप में भी किया कि इससे उन्हें खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। अंत में विद्यार्थियों ने अपने व्यवहार में 1/3 बार झूठ बोलने की बात स्वीकार की और समुदाय के सदस्यों ने 5 में से 1 बार झूठ बोला। कोई हैरानी नहीं कि हमारे पास विश्वास के इतने सारे मुद्दे और इतनी सारी समस्याएं हैं। अहंकार पर हमने जो चर्चा की थी, उससे हम जानते हैं कि हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते हैं और हम जो सचमुच हैं, खुद को उससे बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जब ये झूठ उजागर होते हैं, तो विश्वासघात से दोनों ही लोगों का इतना ज्यादा नुकसान होता है जितना ईमानदारी से नहीं होता। यदि विश्वास का बीज शुरू में ही अच्छी तरह नहीं बोया जाता, तो अविश्वास और विश्वासघात की खरपतवार का उगना तय है। हम इस बारे में सावधान नहीं रहते हैं कि हम कब और कैसे किसी पर विश्वास करते हैं। हम या तो दूसरे लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं या फिर किसी पर भी विश्वास नहीं करते। इन दोनों ही अतियों से हमें फायदा नहीं होता। हर एक पर विश्वास करने से आप धोखे और निराशा के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। किसी पर विश्वास न करने से आप शंकालु और अकेले रह जाते हैं। हमारे विश्वास का स्तर व्यक्ति के रूप में हमारे अनुभव के समान होना चाहिए और इसे विश्वास की 4 अवस्थाओं से गुजरकर बढ़ना चाहिए। तटस्थ विश्वास। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो उस पर विश्वास न करना सामान्य है। आप उन्हें मजेदार या आकर्षक मान सकते हैं और उनके आसपास रहने में आपको खुशी मिलती है, लेकिन ये सकारात्मक गुण विश्वास के हकदार नहीं होते। उनकी वजह से तो आप बस नए परिचित को शानदार मानते हैं। हमारे भीतर विश्वसनीयता को आकर्षण के साथ मिलाकर देखने की प्रवृत्ति होती है। अध्ययनों में जूरी के सदस्यों की विशेषज्ञ गवाहों के प्रति अनुभूतियों की जांच की गई। जूरी ने लोगों को जो ज्यादा पसंद आए उन्हें ज्यादा विश्वसनीय भी माना गया। हमें भी उन लोगों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है जो हमें आकर्षक लगते हैं। जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर ब्यूटी एंड एक्सपेक्टेशंस इन द ट्रस्ट गेम के सह लेखक रिक विल्सन कहते हैं, हमने पाया कि आकर्षक लोगों को सौंदर्य लाभ मिलता है क्योंकि उन पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, लेकिन हमने सौंदर्य दंड भी पाया जब आकर्षक लोग उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। जब हम पसंद आने या आकर्षक को विश्वास का दर्जा दे देते हैं, तो हम खुद को भारी निराशा के लिए तैयार कर लेते हैं। तरसत विश्वास करना किसी पर गलत कारणों से भरोसा करने या उस पर अंधा विश्वास करने से ज्यादा अच्छा होता है। अनुबंधात्मक विश्वास। मैंने विश्वास का यह स्तर राजस से लिया है, जीवन का आवेगपूर्ण स्वरूप जहां आप अल्पकाल में अपने मनचाहे परिणाम को हासिल करने पर केंद्रित होते हैं। अनुबंधात्मक विश्वास संबंधों का आदान प्रदान है। यह बस कहता है, अगर मैं डिनर का भुगतान करता हूँ और आप मुझे पैसे देने का वादा करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। अगर आप योजना बनाते हैं, तो आप उस इंसान के आने पर भरोसा कर सकते हैं और इससे आगे कोई अपेक्षा नहीं है। अनुबंधात्मक विश्वास उपयोगी होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने रास्ते में आने वाले बहुसंख्यक लोगों के साथ अनुबंधात्मक विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम उनसे खुद पर अंतर्निहित विश्वास करने की उपेक्षा करते हैं। हद ज्यादा गहरा संबंध चाह सकता है, लेकिन हमें विवेकशील बनना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके प्रति अनुबंधात्मक विश्वास दिखा रहा है, इस आधार पर उससे ज्यादा अपेक्षा करना सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अपरिपक्वता की निशानी है और सबसे बुरी स्थिति में खतरनाक है। आपसी विश्वास। अनुबंधात्मक विश्वास ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है जब आप किसी की मदद इस उम्मीद से करते हैं कि वह भी किसी न किसी तरह भविष्य में ऐसा ही करेगा। जहां अनुबंधात्मक विश्वास एक निश्चित आदान प्रदान पर निर्भर होता है जिस पर दोनों ही पक्ष पहले से सहमत हैं, वही आपसी विश्वास ज्यादा स्थिलित होता है। विश्वास की ये अवस्था सत्व से उत्पन्न होती है, जो नेकी की अवस्था है, जहां हम अच्छाई, सकारात्मकता और शांति की स्थिति से कार्य करते हैं। हम सभी इस स्तर को पाना चाहते हैं और अच्छी मित्रताएं आमतौर पर ऐसी ही होती है। शुद्ध विश्वास। शुद्ध विश्वास ही विश्वास का सर्वोच्च स्तर है। जब आप जानते हैं कि चाहे जो हो जाए, सामने वाला आपके साथ है और इसका विपरीत भी सच है। कॉलेज के बास्केटबॉल कोच
डॉन मेयर अपनी टीम के हर सदस्य को एक कोरा कागज देते थे, जिस पर वह उनसे एक गोला खींचने और उस पर फॉक्स होल यानी शत्रु की गोलाबारी से बचने के लिए सैनिकों द्वारा जमीन के नीचे छिपने वाला गड्ढा लिखने को कहते थे। वह गोले के ऊपर उनका नाम लिखते थे, फिर उनके दाएं बाएं और पीछे लकीरें खींच देते थे और हर लकीर पर उन्हें टीम के एक साथी का नाम लिखना था, जिसे वे अपने फॉक्स होल में अपने साथ चाहेंगे। टीम के साथियों द्वारा सबसे ज्यादा बार चुने गए खिलाड़ी टीम के स्वाभाविक लीडर थे। अपना फॉक्स होल गैंग समझदारी से चुने। आप हर स्तर पर जितने लोगों पर भरोसा करते हैं, यदि आप उनकी संख्या का ग्राफ बनाएं, तो परिणाम शायद किसी पिरामिड जैसा दिखेगा। तटस्थ विश्वास के स्तर पर बहुत सारे लोग होंगे, उससे कम लोग अनुबंधात्मक विश्वास के स्तर पर होंगे। आपसी विश्वास के स्तर पर आपके करीबी दायरे के लोग होंगे और सर्वोच्च स्तर यानी शुद्ध विश्वास के स्तर पर केवल मुट्ठी भर लोग ही होंगे। चाहे आप अपने पिरामिड से कितने ही असंतुष्ट हों, बिना कारण के लोगों को इसमें तरक्की ना दें, वह केवल आपको निराश करेंगे। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हर व्यक्ति ठीक हमारी तरह काम करता है। हम विश्वास करते हैं कि दूसरे भी उसे ही महत्व देते हैं जिसे हम महत्व देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम किसी संबंध से जो चाहते हैं, वह ही दूसरे भी उससे चाहते हैं। जब कोई कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो हम सोचते हैं कि हम उसका सटीक मतलब समझते हैं, जो वैसा ही है जैसा हमारे मैं आपसे प्रेम करता हूँ का होता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है, तो हम चीजों को उस तरह देखने में असफल हो जाते हैं जैसी वे है। हम तो चीजों को वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। आपसी विश्वास के लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। यह सामने वाले की सच्ची समझ पर बनता है। इसके बावजूद और इसलिए भी कि वह हमसे अलग है और संसार को अलग तरह से देखता है। अनुमान लगाने से पीछे हटने का तरीका ये है कि आप उनके शब्दों और व्यवहार का करीब से अवलोकन करें। जब लोग आपको उनके विश्वास का स्तर दिखाते हैं, तो उन पर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करें जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, और उन लोगों द्वारा सम्मानित महसूस करें जो आप पर विश्वास करते हैं। यदि आपका किसी के साथ तटस्थ विश्वास का स्तर है, तो ये भी अच्छा है। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें, और आप उन्हें विश्वास करने तथा खुद को ज्यादा साबित करने का अवसर दें। जब हम विश्वास को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं, तो हम दीर्घकालीन विश्वास की राह खोल देते हैं। विश्वास एक दैनिक आदत है। संबंध शायद ही कभी उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां दोनों प्रतिभागी कह सकें, मैं इस व्यक्ति को पूरी तरह से जानता हूं और वह मुझे पूरी तरह से जानता है। किसी वक्र रेखा की तरह जो लगातार लकीर की ओर जाता है, लेकिन उस तक कभी पहुंच नहीं पाता। आप भी कभी ये कहने के बिंदु पर नहीं पहुंच पाते, मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूं और वह मुझ पर पूरा विश्वास करता है, हमेशा हमेशा के लिए। विश्वास छोटे बड़े तरीकों से जोखिम में पड़ सकता है, और इसे हर दिन मजबूत बनाने की जरूरत होती है। हर दिन ये कहकर विश्वास को बढ़ाएं और मजबूत करें। वादे करना और निभाना, जानिए अनुबंधात्मक विश्वास। आप जिनकी परवाह करते हैं उन्हें सच्ची प्रशंसा और सृजनात्मकता आलोचना दें। समर्थन देने के लिए सामान्य से ज्यादा कोशिश करें। जानिए आपसी विश्वास। कोई बुरी स्थिति में है, उसने गलती की है या उसे ऐसी मदद चाहिए जिसमें काफी समय लगेगा, तब भी साथ दें। जानी शुद्ध विश्वास। इरादतन प्रेम का जीवन। अब जब हमारे पास कुछ औजार आ चुके हैं जिनसे हम ये आकलन कर सकते हैं कि लोग हमारे जीवन में कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं, तो आइए देखते हैं कि हम अपने वर्तमान संबंधों को कैसे गहरा कर सकते हैं और मजबूत नए संबंध कैसे बना सकते हैं। पारंपरिक परिवार की भूमिकाओं को छोड़ने से हम सन्यासियों को मानवता के साथ अपने संबंध व्यापक करने की अनुमति मिली। इसी तरह ब्रह्मचार्य ने उस ऊर्जा और ध्यान को स्वतंत्र कर दिया जो रूमानी प्रेम में लगता था। इससे पहले कि आप इस पुस्तक को कमरे से बाहर फेंकें, मैं गैर सन्यासियों को ब्रह्मचार्य की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ब्रह्मचार्य तो एक अतिरेक वाला समर्पण है और ये हर एक के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे मुझे कुछ इल्हाम हुए जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। आइए इसे इस तरह कहते हैं कि इसे मैंने इसलिए किया ताकि ये आपको ना करना पड़े। शराब पीना छोड़ना, यह मेरे लिए आसान था। जुआ खेलना छोड़ना, मैंने इस क्षेत्र में कभी ज्यादा कुछ किया ही नहीं था, और मैंने 16 साल की उम्र में ही मांस खाना छोड़ दिया था। मेरे लिए रूमानी संबंधों को छोड़ना सबसे मुश्किल त्याग था। ये मूर्खतापूर्ण, जहां तक कि असंभव भी लग रहा था, लेकिन मैं इसके पीछे का उद्देश्य जानता था। उस प्रयास और ऊर्जा को बचाना
जो किसी रूमानी संबंध को मजबूत बनाने में लगती थी। अब मुझे उस प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल किसी दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अपने खुद के साथ संबंध बनाने में करना था। इसके बारे में उसी तरह सोचें जिस तरह शक्कर छोड़ने की बात लगती है। कौन समझदार इंसान आइसक्रीम छोड़ना चाहेगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा कारण है स्वस्थ रहना और ज्यादा लंबा जीना। जब मैंने सन्यासियों को देखा तो मैं देख सकता था कि वह कोई चीज सही कर रहे थे। संसार के सबसे खुश आदमी, मैथ्यू रिकॉर्ड याद है? मैं जितने भी सन्यासियों से मिला वह सभी बहुत युवा और बहुत खुश नजर आए। मेरे रोमांटिक संबंधों से मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी, इसलिए मैं आत्मनियंत्रण और अनुशासन का प्रयोग करने के लिए तैयार था। जब मैं सन्यासी बना तो मेरे कॉलेज के एक मित्र ने पूछा, अब हम किस बारे में बात करेंगे? अब तक तो हम केवल लड़कियों के बारे में ही बात करते थे। उसकी बात सही थी। मेरा ज्यादातर जीवन रोमांटिक संबंधों में डूबा हुआ था। एक कारण है कि हम रोमांस के बारे में असंख्य टीवी शो और फिल्में देखते हैं। ये अंतहीन रूप से मनोरंजक होता है, लेकिन हर मनोरंजन की तरह ये भी गंभीर मसलों से समय को दूर ले जाता है। यदि मैं आश्रम में रहने के बजाय इन 3 सालों तक डेटिंग करता, जब पक्के संबंध में पहुंच जाता, तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूँ। तब मैं अपनी शक्ति को नहीं समझ पाता और ये नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मचार्य सन्यासी के लिए संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद ये हो सकता है, ऊर्जा का सही उपयोग। डेटिंग के संसार में जब आप बार में जाते हैं तो आप इधर उधर नजर डालकर देखते हैं कि कौन आकर्षक दिख रहा है, या आप ऑनलाइन संभावित युवक युवतियों के चित्र देखते हैं। आप इस बारे में विचार ही नहीं करते हैं कि किसी से संबंध जोड़ने की कोशिश में आप कितना ज्यादा समय लगा रहे हैं। लेकिन कल्पना करें कि आप वह सारा समय दोबारा अपने लिए खरीद सकें, और अगर आप हर चीज वापस पा सकें जो आपने असफल संबंधों में निवेश की थी। उस ध्यान और एकाग्रता का इस्तेमाल सृजनात्मकता, मित्रता, आत्म प्रशिक्षण या उद्योग के लिए किया जा सकता था। इसका यह मतलब नहीं है कि हर असफल संबंध समय की बर्बादी है। इसके विपरीत, हम हर गलती से सीखते हैं। लेकिन संबंध में लगने वाले समय के बारे में सोचें। टेक्स्ट मैसेज का इंतजार करना, यह सोचना कि क्या वह आपको पसंद करती है, किसी दूसरे को उस सांचे में डालना जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं और उपेक्षाओं के बारे में विचारशील हैं, तो हमें अपने समय और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। यौन ऊर्जा केवल आनंद के बारे में नहीं है, ये पवित्र है। इसमें संतान का सृजन करने की शक्ति है। कल्पना करें कि जब इसका सही दोहन किया जाता है तो ये हमारे भीतर कितना सृजन कर सकती है। प्रमाणित सेक्स शिक्षाविद माला मैट्रोन कहती है, ब्रह्मचार्य का चेतन चयन अपनी ऊर्जा के साथ काम करने और जीवन की ऊर्जा की शक्ति का दोहन करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आपके सहज बोध को शक्तिशाली बना सकता है, आपकी सीमाओं को मजबूत कर सकता है, और आपकी समझ को भी मजबूत कर सकता है कि सहमति का सचमुच क्या अर्थ है। जिसमें यह भेद कैसे करना है, ये शामिल है कि किस तरह के संपर्क और व्यवहार का आपके जीवन में और शरीर द्वारा सचमुच स्वागत है। लेकिन आपकी ऊर्जा तब बर्बाद हो जाती है जब ये किसी दूसरे के आदर्श स्वरूप या मनचाहे सांचे के हिसाब से खुद को ढालने में बर्बाद हो जाती है, जो आपके हिसाब से सामने वाला चाहता होगा, या फिर आप उस पर शक करते हैं कि वह आपको धोखा दे रही है। डेटिंग में इतना सारा तनाव और नकारात्मकता होती है, और उस एक सही व्यक्ति को खोजने का इतना ज्यादा दबाव होता है। इसे तो छोड़ ही दें कि क्या हम किसी के साथ घर बसाने में सक्षम हैं या इसके लिए तैयार हैं। एक बार जब रोमांटिक संबंधों का तत्व हट गया, तो मैं बॉयफ्रेंड के रूप में अपना प्रचार करने, अच्छा दिखने, महिलाओं को मेरे बारे में सोचने पर मजबूर करने, वासना में लिप्त होने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने महिला मित्रों, मेरे सभी मित्रों के साथ अपने जुड़ाव को ज्यादा गहरा होते पाया। मेरे पास उनकी आत्मा के लिए ज्यादा शारीरिक और मानसिक स्थान तथा ऊर्जा थी। मेरा समय और ध्यान ज्यादा अच्छी तरह लग रहे थे। एक बार फिर कहना चाहूंगा, मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आप सेक्स छोड़ दें। हालांकि आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप खुद को अकेला होने, अपने करियर, अपने मित्रों, अपनी मानसिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे दें। पादरी और दार्शनिक पाल टिलिच ने कहा था, हमारी भाषा ने मनुष्य के अकेले रहने के इन दो पहलुओं को समझदारी से पहचान लिया है। इसने अकेले रहने के दर्द को व्यक्त करने के लिए अकेलापन शब्द गढ़ा है, और इसने एकाकी होने की महिमा को व्यक्त करने के लिए एकाकी शब्द गढ़ा है। मैंने सन्यासी के रूप में 3 साल गुजारे और अपनी आत्म जागरूकता को विकसित किया, जिसके अंत में मैं खुद से किसी संबंध के बारे में सही प्रश्न पूछने में सक्षम हो पाया। हो सकता है कि मैंने अपने सभी जागृत घंटे सत्य अच्छाई की अवस्था में ना गुजारे हों, लेकिन मैं जानता था कि मैं कहाँ रहना चाहता था।
और ये कैसा महसूस होता था। मेरे पास वह व्यक्ति बनने का अवसर था जिसके साथ मैं डेटिंग करना चाहूँ। मुझे खुश करने के लिए दूसरों की तरफ देखने के बजाय मैं खुद के लिए वह इंसान बनने में सक्षम था। आकर्षण बनाम जुड़ाव। हमारा बड़ा हुआ संकल्प हमें इस बारे में ज़्यादा स्पष्ट दृष्टिकोण देता है, जिससे हम यह मूल्यांकन करते हैं कि हम लोगों के प्रति शुरुआत में क्यों आकर्षित होते हैं और क्या वे कारण हमारे मूल्यों का समर्थन करते हैं। ये जुड़ाव के 5 बुनियादी अभिप्रेरक हैं और गौर करें कि ये केवल रोमांटिक क्षेत्र में ही लागू नहीं होते हैं। नंबर 1, शारीरिक आकर्षण। वे जैसे दिखते हैं वह आपको पसंद आता है। आप उनके हुलिये, शैली या उपस्थिति के प्रति आकर्षित होते हैं या आपको उनके साथ देखे जाने का विचार अच्छा लगता है। नंबर 2, भौतिक। आप उनकी उपलब्धियों को पसंद करते हैं और उस शक्ति और उन संपत्तियों को जो उनकी वजह से उन्हें मिली है। नंबर 3, बौद्धिक। आपको उनके सोचने का तरीका पसंद आता है। आप उनकी बातचीत और विचारों से प्रेरित होते हैं। नंबर 4, भावनात्मक। आप अच्छी तरह जुड़ते हैं। वे आपकी भावनाएं समझते हैं और आपकी खुशी की अनुभूति को बढ़ाते हैं। नंबर 5, आध्यात्मिक। उनमें भी आप जैसे ही सबसे गहरे लक्ष्य और मूल्य हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपको क्या आकर्षित कर रहा है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप पूरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं या उसके किसी एक खास हिस्से के प्रति आकर्षित हैं। मेरा अनुभव ये है कि अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं कि वह किसी के प्रति क्यों आकर्षित हैं, तो वह शीर्ष 3 गुणों के किसी तालमेल का जिक्र करेंगे। चेहरा, मोहरा, सफलता और बुद्धि। लेकिन ये गुण अकेले ही दीर्घकालीन और मजबूत संबंध नहीं बना सकते। सन्यासियों को विश्वास होता है कि किसी का चेहरा वह नहीं है जो वह है। शरीर आत्मा का केवल एक पात्र है। इसी तरह किसी की संपत्तियां उनकी नहीं हैं। वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपको कुछ नहीं बताती है। और भले ही आप किसी की बुद्धि के प्रति आकर्षित हों, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपका सार्थक संबंध बनेगा। ये तीनों गुण दीर्घकालीन और मजबूत संबंधों की बुनियाद नहीं होते, लेकिन वे दूसरे व्यक्ति के साथ आपकी केमिस्ट्री को दिखाते हैं। अंतिम दोनों, भावनात्मक और आध्यात्मिक, ज्यादा गहरे और स्थायी जुड़ाव की ओर संकेत करते हैं। वे आपकी अनुकूलता दिखाते हैं। मात्रा नहीं, गुणवत्ता। जब उस ऊर्जा की बात आती है जो हम संबंधों में खर्च करते और पाते हैं, तो महत्वपूर्ण मात्रा नहीं, गुणवत्ता है। मैं अक्सर अभिभावकों, यानी आमतौर पर माताओं की अपराध बहुत बड़ी बात सुनता हूँ कि वे अक्सर बुरा महसूस करती हैं कि उन्हें लंबे घंटे काम करना होता है और अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाती। माताओं के समय के प्रभाव का पहली बार बड़े पैमाने का अध्ययन किया गया। इसमें यह पाया गया कि बच्चों के साथ गुजारे गए समय की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। जाने इसका मतलब है परिवार वालों के साथ रहते समय अपना फ़ोन दूर रख दें। मैं अभिभावक नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बच्चे के रूप में मैंने हमेशा अपनी माँ की ऊर्जा महसूस की है। मैंने कभी इस बात को नहीं नापा कि उन्होंने मेरे साथ कितना समय गुजारा। मेरी माँ कामकाजी महिला थी और बचपन में मैं डे केयर में जाता था। मुझे डे केयर की एक भी याद नहीं है। माँ की अनुपस्थिति की कोई दर्द भरी यादें नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि वह मुझे लेने आती थी। वह हमेशा मुस्कुराती थी और मेरे दिन के बारे में पूछती थी। यह सारे संबंधों में सच है। कोई भी डिनर पर आपके साथ नहीं बैठना चाहता जब आप फोन पर लगे रहते हो। यहीं पर हम समय और ऊर्जा में दुविधा कर देते हैं। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ 1 घंटे का समय बिताएं, लेकिन उसे केवल 10 मिनट की ही ऊर्जा दें। मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता हूँ, लेकिन मैं जब भी उनके साथ होता हूँ, मैं वहाँ 100% होता हूँ। मैं उनके साथ रहकर एक पूरे वीकेंड में उन्हें आंशिक भटकी हुई ऊर्जा नहीं देना चाहूँगा। इसके बजाय मैं उनके साथ एकाग्र और संलग्न 2 घंटे गुजारना चाहूँगा। सन्यासी उपस्थिति और ध्यान के जरिए प्रेम दर्शाता है। आश्रम में इस बात को कभी प्रवाह या संलग्नता का विश्वसनीय पैमाना नहीं माना जाता था कि आपने कितना समय लगाया। जैसा मैंने जिक्र किया है, ध्यान के बाद कोई नहीं पूछता था कि आपने कितने लंबे समय तक ध्यान लगाया। वह पूछते थे कि आप कितनी गहराई तक गए थे। अगर आप हर रात को इकट्ठे डिनर करते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन चर्चा की गुणवत्ता कैसी रहती है, उसी तरह सोचें जिस तरह सन्यासी सोचते हैं। समय के नहीं, ऊर्जा के प्रबंधन के बारे में सोचें। क्या आप किसी पर अपनी पूरी उपस्थिति और ध्यान ला रहे हैं? इसे आजमाएं। ध्यान चुराने वालों को हथकड़ी लगा दें। इन दिनों हम में से ज्यादातर लोग अपने ध्यान का युद्ध हार रहे हैं।
विजेता हमारे स्क्रीन है। किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरा ध्यान देने का एकमात्र तरीका अपनी स्क्रीनों को बंद करना है। आपके जीवन में सामने वाला जिस एकाग्रता का हकदार है, उसे वह देने के लिए उसके साथ बैठकर आपसी सहमति से फोन, लैपटॉप और टीवी संबंधी नियम बना लें। निश्चित गतिविधियां चुनें। जब आप किसी भटकाव की अनुमति नहीं देंगे और गुणवत्तापूर्ण समय गुजारेंगे। अपने फोन बंद करने, उन्हें दूसरे कमरे में रखने या उन्हें घर पर छोड़ने के लिए सहमत हों। ये शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शायद बातचीत धीमी हो जाएगी जब मित्र और सहकर्मी कुंठित हो जाएंगे, क्योंकि वे आप तक नहीं पहुंच सकते। इन सीमाओं को तय करने से दोनों मोर्चों पर नई अपेक्षाएं स्थापित हो जाएंगी। बातचीत में अंतराल का अटपटापन खत्म हो जाएगा। मित्र और सहकर्मी इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आप 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध नहीं हैं। 6 प्रेम पूर्ण आदान प्रदान। ज्यादातर दंपति बैठकर मूल्यों की सूची बनाकर ये नहीं देखते हैं कि क्या वे उन दोनों में समान है। लेकिन एक बार जब हम अपने बारे में स्पष्ट हो जाते हैं, तो हम ज्यादा संकल्प के साथ दूसरों से जुड़ सकते हैं। उपदेशामृत बंधन मजबूत करने और मिलकर विकास करने के लिए शेय प्रेम पूर्ण आदान प्रदान के बारे में बात करती है। यह 3 प्रकार के आदान प्रदान हैं। हर एक में देना और पाना शामिल है, जिन्हें मिलाकर ये शेय हो जाते हैं। ये उदारता, कृतज्ञता और सेवा पर आधारित संबंध बनाने में हमारी मदद करते हैं। उपहार, दान देना और बदले में जो भी मिले वह पाना, ये स्पष्ट नजर आता है या शायद भौतिक भी। हम एक दूसरे का स्नेह नहीं खरीदना चाहते, लेकिन इस बारे में सोचें कि इरादे के साथ किसी को कुछ देने का क्या मतलब होता है। क्या आप वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर के लिए फूल लाते हैं? यह बहुत पारंपरिक काम है, इसलिए विचार करें कि क्या ये वही है जिससे आपकी पार्टनर को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। यदि ये फूल है, तो क्या आप उसके साथ 6 महीने पहले फूलों की दुकान के सामने से गुजरे थे और उनसे उस दिन की तैयारी के लिए उनकी पसंद पूछी थी? क्या आपने उनकी सबसे करीबी सहेली से गोपनीय रूप से पूछताछ की थी? जानी दोनों ही स्थितियों में गुलाब के फूल ऑनलाइन ऑर्डर करने से ज्यादा संकल्प का पता चलता है। हालांकि जाहिर है, यह उस खास दिन को पूरी तरह भूलने से बेहतर है। क्या वैलेंटाइन डे आपके प्रेम को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ पल है, या कोई अप्रत्याशित काम और भी ज्यादा अर्थपूर्ण होगा? क्या आपने ये सोचने का समय निकाला है कि बीमार मित्र सचमुच क्या पसंद करेगा? शायद ये कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक कार्य है, सेवा है, हमारा समय है। उसकी कार साफ करना, गतिविधियों को व्यवस्थित करना, दायित्वों में उसकी मदद करना, या कोई सुंदर चीज लाना। आप यही विचारशीलता उपहार प्राप्त करने के बारे में दिखा सकते हैं। क्या आप उस प्रयास के लिए कृतज्ञ हैं जो उपहार में लगा था? क्या आप समझते हैं कि देने वाले के लिए इसका क्या और क्यों मतलब है? बातचीत, सुनना उन सबसे विचारशील उपहारों में से एक है जो हम दे सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है जो ये दिखाता है कि हम सामने वाले के अनुभव की परवाह करते हैं। इरादे के साथ सुनने का मतलब है शब्दों के पीछे की भावनाओं की तलाश करना, ज्यादा समझने के लिए प्रश्न पूछना, आपने जो सीखा है उसे सामने वाले के ज्ञान में जोड़ना, उन्होंने जो कहा है उसे याद रखने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करना, और जहां प्रासंगिक हो वहां आगे भी स्थिति के बारे में पूछना। शेय प्रेमपूर्ण आदान प्रदान। उपहार, संकल्प के साथ देना, कृतज्ञता के साथ पाना। बातचीत, आलोचना के बिना सुनना, असुरक्षा के बावजूद बोलना। भोजन, एजेंडा के बिना तैयार करना, उपस्थिति के साथ ग्रहण करना। सुनने में विश्वास का माहौल बनाना भी शामिल होता है, जहां व्यक्ति को महसूस होता है कि वह सुरक्षित है और उसका स्वागत किया जा रहा है। अपने खुद के विचारों और सपनों, आशाओं और चिंताओं को बताना भी महत्वपूर्ण है। खुद को उजागर करने की असुरक्षा ये दिखाती है कि आप सामने वाले पर विश्वास करते हैं और उसकी राय का सम्मान करते हैं। इससे सामने वाला आपके पिछले अनुभवों और विश्वासों को समझने में सक्षम होता है, जिनकी वजह से आप साझे काम करते हैं। इसे आजमाएं, अपनी बातचीत को उपहार में बदलें। आदर्श दृष्टि से आप नियमित रूप से बातचीत में इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इसे फोकस और इरादे के साथ करें। एक पल चुनें जो आप अपने लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बिताने वाले हों। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, आपका पार्टनर। शायद ये भोजन करना हो या टहलना हो जो आप साथ साथ करेंगे। इस दौरान अपना फोन बंद कर दें। सामने वाले को अपनी पूरी एकाग्रता दें। एजेंडा रखने के बजाय जिज्ञासु बने। यदि कोई विषय ना उभरे, तो उनके लिए महत्वपूर्ण किसी विषय के बारे में उनसे खुले सिरे वाले सवाल पूछें। आपके दिमाग में कुछ समय से क्या चल रहा है? एक्स के साथ आपका संबंध कैसा है?
ध्यान से सुने और फॉलो अप करने वाले प्रश्न पूछें। बातचीत को खुद की ओर मोड़े बिना अपने अनुभव बताएं। कुछ दिनों बाद फॉलो अप करने के लिए मित्र को ईमेल या टेक्स्ट मैसेज भेजें। भोजन। जाहिर है जब उपदेशामृत लिखी गई थी तब संसार बहुत अलग हुआ करता था, और मैं भोजन के इस आदान प्रदान की व्याख्या अनुभवों के आदान प्रदान के मायने में व्यापकता से करता हूँ। प्रवाह और सेवा की कोई मूर्त अभिव्यक्ति जो शरीर या आत्मा को पोषण देती है, जैसे मालिश करना, घर में सामने वाले को तनाव रहित करने वाली जगह बनाना या उसके प्रिय संगीत को चलाना। ज्यादा भव्य पैमाने पर मेरी पत्नी मेरे साथ रहने के लिए अपने प्रिय परिवार को छोड़कर न्यूयॉर्क आ गई। प्रवाह और उदारता की इस अभिव्यक्ति ने मुझे इतना पोषण दिया कि मैं बता नहीं सकता। एक बार जब हम न्यूयॉर्क में बस गए तो मैंने उसका परिचय दूसरी महिलाओं से करा दिया ताकि समुदाय बन सके। हमने जिन अनुभवों का आदान प्रदान किया उनके आदर्श रूप से समान होने की जरूरत नहीं थी। हम तलाश करते हैं कि सामने वाले को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। जे शे आदान प्रदान विचार शून्य और खोखले हो सकते हैं, या फिर उनमें सच्ची गहराई और अर्थ हो सकता है, लेकिन लोगों के प्रयास को सफल होने का मौका दिए बिना उनका मूल्यांकन ना करें। कोई भी आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। अगर आपका रूममेट या पार्टनर यह अंदाजा नहीं लगा पाता है कि आप चाहते हैं कि वह आपकी बर्थडे पार्टी आयोजित करे, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बजाय आपको जो जरूरत है उसे स्पष्टता और ईमानदारी से बता दें। इसे आजमाएं। आप जो चाहते हैं उसे मांगे। अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों को बता दें कि आप प्रेम कैसे पाना पसंद करते हैं। जब हम लोगों को ये नहीं बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो हम उनसे अपने दिमाग को पढ़ने की अपेक्षा करते हैं और अक्सर ऐसा ना कर पाने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। इस सप्ताह आप जो चाहते हैं उसकी भविष्यवाणी उनसे ना कराएं। इसके बजाय लोगों से मदद मांगने के बारे में ज़्यादा स्पष्ट और ईमानदार बने। नंबर 1, किसी शिकायत के बारे में सोचें जो आपके मन में किसी प्रियजन के व्यवहार के बारे में हो, लेकिन दोषों को ज़्यादा कसकर ना खोजें। अगर दिमाग में पहली बार में कुछ नहीं आता है, तो ये एक बेहतरीन संकेत है और आपको इस अभ्यास को रहने देना चाहिए। नंबर 2, समस्या की जड़ तक खुदाई करें। सच्चा असंतोष कहाँ है? आप ये पा सकते हैं कि आपकी आवश्यकता प्रेम पूर्ण आदान प्रदान से मेल खाती है। क्या आप बातचीत और जुड़ने के लिए ज़्यादा समय चाहते हैं? क्या आप अप्रशंसित महसूस करते हैं? क्या आप ज़्यादा समर्थन चाहते हैं? नंबर 3, आलोचना के बिना इसे व्यक्त करें। ये ना कहें आप ये गलत करते हैं। इसके बजाय ये कहें, इस तरह से मुझे इस बात का ज़्यादा एहसास होगा कि मुझसे प्रेम किया जा रहा है और मेरी कदर की जाती है। इस तरह आप अपने साथी को जुड़ाव का एक मार्ग देते हैं जिस पर चलना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, और वे आपको संतुष्ट करने की ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। प्रेम के लिए तैयार। शे प्रेम पूर्ण आदान प्रदान किसी करीबी संबंध की नींव डाल देते हैं, लेकिन हमसे ज्यादातर एक की तलाश कर रहे हैं। हार्वर्ड ग्राड स्टडी ने 75 वर्ष तक 268 हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट्स का रिकॉर्ड रखा और इस दौरान उनके बारे में ढेर सारा डाटा इकट्ठा किया। जब शोधकर्ताओं ने जानकारी को छाना तो उन्हें एक अकेला घटक मिला जिसने प्रतिभागियों के जीवन की गुणवत्ता की भविष्यवाणी की। प्रेम। प्रतिभागियों के पास सफलता के एक अन्य बाहरी चिन्ह हो सकता था, पैसा, अच्छा करियर, अच्छी शारीरिक सेहत, लेकिन अगर उनके पास प्रेम पूर्ण संबंध नहीं थे तो वे खुश नहीं थे। हम सभी आत्म जागरूकता के अलग अलग स्तरों के साथ संबंध शुरू करते हैं। ऑनलाइन क्विज और डेटिंग एप्स के प्रोत्साहन के साथ हम उन विशेषताओं की सूची बनाते हैं जो हम किसी पार्टनर में चाहते हैं। हास्य बहुत प्रवाह करने वाला, अच्छा दिखने वाला, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमें किस चीज की सच्ची जरूरत है। हम किस तरह की प्रवाह चाहते हैं। हमें प्रेम का एहसास किस चीज से होता है। हाउ टू लव में तिक नियात हनह लिखते हैं, अक्सर हम दूसरों पर इसलिए फिदा नहीं होते क्योंकि हम सचमुच उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें समझते हैं। हम तो इसलिए फिदा होते हैं क्योंकि हम अपने कष्ट से खुद को भटकाना चाहते हैं। जब हम खुद को प्रेम करना और समझना सीख लेते हैं और अपने प्रति सच्ची करुणा रखते हैं, तभी हम सामने वाले को सचमुच प्रेम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आश्रम के बाद जब मैं एक संबंध के लिए तैयार था, तो मैं पार्टनर में क्या चाहता था, इस बात का मेरा एहसास आत्मज्ञान से संचालित था। मैं जानता था कि मेरा पूरक कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। मैं जानता था कि मुझे अपने जीवन में क्या जरूरत थी और मेरे पास देने के लिए क्या था। सही संबंध खोजने की मेरी योग्यता इसलिए विकसित हुई क्योंकि मैं विकसित हुआ था। राधी देवलुकिया वह महिला जो मेरी पत्नी बनी, उसके पास ये आत्मज्ञान पहले से ही था। मैंने जो यात्रा की उसके बिना ही वह जानती थी कि
वह किसी आध्यात्मिक जुड़ाव वाले, उच्च नैतिकता वाले और मूल्यों वाले किसी व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहती थी। मुझे विश्वास है कि मेरे बिना भी वह सही रहती, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने गंभीर संबंध में गोता लगाने से पहले खुद पर काम करने का समय नहीं लिया होता, तो मेरा जीवन अलग होता और दर्द से भरा होता। मैसिव अटैक के अनुसार प्रेम एक क्रिया है। डैन इन रियल लाइफ कहता है कि प्रेम एक योग्यता है। दलाई लामा कहते हैं प्रेम आलोचना की अनुपस्थिति है। प्रेम धैर्यवान भी होता है, ये दयालु होता है और स्पष्ट रूप से प्रेम वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। हमारी संस्कृति में प्रेम की इतनी सारी परिभाषाएं हैं कि मामला थोड़ा दुविधापूर्ण हो जाता है। और मेरे सन्यासी अनुभव, मेरे आत्म अन्वेषण, संकल्प और करुणा के बावजूद मैं दुविधा में था जब मैं लंदन लौटने के बाद अपनी पहली डेट पर गया। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जिस थिंक आउट लाउड समूह को मैंने कॉलेज में शुरू किया था, वह मेरे जाने के कुछ साल बाद तक चलता रहा और मैं संपर्क में बना रहा। जब भी मैं लंदन जाता था, तो मैं वहां जाकर व्याख्यान देता था। राधी उस समुदाय का हिस्सा थी। वह मेरे कुछ व्याख्यान सुनने आई थी और मेरी बहन की सहेली बन गई थी। अब उस समुदाय के लोग, जिनसे मैं और राधी शामिल थे, जाति भेद और इंग्लैंड में छोटे बच्चों को सताने के खिलाफ एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक साथ आए। उस पृष्ठभूमि में राधी को देखने से मुझे उसके बारे में उससे ज्यादा पता चला जितना डेटिंग प्रोफाइल से जा कुछ डेट्स के बाद भी पता नहीं चलता। मैंने देखा कि वह टीम में हर व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मानजनक थी। उसकी राय रोचक और विचार शानदार रहते हैं। मुझे इस पर सच्ची निगाह डालने का मौका मिला कि वह कौन है। कोई भी 1 घंटे की डेट के लिए अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल के मुताबिक अभिनय कर सकता है। यह उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हो सकता है, लेकिन इससे पूरी तस्वीर नहीं दिखती है। मुझे अब भी पूर्णकालीन नौकरी नहीं मिली है, लेकिन मैं थोड़े पैसे कमाने के लिए ट्यूशन कर रहा हूँ। मैंने 1 महीने की आमदनी बचा ली है और मैं राधी को वीकेंड दिखाने के लिए थिएटर ले जाता हूँ। फिर मैं उसे एक फैंसी रेस्तरां लोकेंडा लोकाटेली ले जाता हूँ, जो मेरी आर्थिक स्थिति के काफी ऊपर है। वह भी नर्म लेकिन अप्रभावित है। बाद में वह कहती है आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, और स्वीकार करती है कि उसकी आदर्श डेट सुपरमार्केट की गलियों में पैदल टहलना और ब्रेड खरीदना होता। मैं चकरा गया। यह कौन करना चाहेगा? सन्यासी बनने के बाद मेरे कोई संबंध नहीं थे और मुझे अब भी अपने डेटिंग के तरीके के साथ इसे जोड़ना था कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कौन था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा एक एक पैर दोनों संसारों में था। मेरे सन्यासी प्रशिक्षण के बावजूद मैं संबंधों के अपने पुराने सांचे में फिसल गया, जहां मैं सामने वाले को वह देने की कोशिश करता था जो मीडिया, फिल्में और संगीत वाले बताते थे कि वह चाहते थे। इसके बजाय मुझे अपनी खुद की जागरूकता बढ़ानी चाहिए थी कि वे कौन थे। मैं खुद उपहारों और प्रेम के गगनचुंबी प्रदर्शनों से प्रेम करता हूँ, और कुछ समय तक मैं बिना किसी सोच विचार के राधे को भी यही तोहफे देता रहा। मैं इसे पूरी तरह गलत समझा था। वह इनमें से किसी चीज से प्रभावित नहीं हुई। वह बहुत फैंसी नहीं थी। आश्रम में 3 साल रहने के बाद भी मैं बाहरी प्रभावों या अपनी खुद की वरीयताओं से विचलित हो गया। इसके बजाय मुझे सावधानी पूर्वक देखना चाहिए था कि उसे क्या पसंद था। लेकिन कुछ शुरुआती गलत कदमों के बाद मैं इतना जागरूक था कि ये समझ गया, और ईश्वर का शुक्र है कि उसने मुझसे शादी कर ली। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप गलत संकेत भेजेंगे और गलत लोगों को आकर्षित कर लेंगे। अगर आप अपने बारे में जागरूक नहीं हैं, तो आप गलत गुणों की तलाश करेंगे और गलत लोगों को चुन लेंगे। इसी के बारे में हमने इस पूरी पुस्तक में बात की है। जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते हैं, तब तक आप प्रेम के लिए तैयार नहीं होंगे। कई बार हम खुद को वही गलती बार बार दोहराते हुए पाते हैं। उसी तरह के प्रतिकूल पार्टनरों को आकर्षित करते हैं, या खुद के बावजूद उन्हें चुन लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बदकिस्मती नहीं है, यह तो इस बात का संकेत है कि हमें इस पर काम करने की जरूरत है। सन्यासी का दृष्टिकोण ये है कि आप दर्द को ढोते हैं। आप उस दर्द में राहत पाने के लिए लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल आप ही ये कर सकते हैं। अगर आप इस पर काम नहीं करते हैं, तो ये आपके साथ ही रहता है और आपके निर्णयों में हस्तक्षेप करता है। जो समस्या मूलक लोग प्रकट होते हैं, वे आपके अनसुलझे मुद्दों के प्रतिबिंब होते हैं, और वह तब तक प्रकट होते रहेंगे जब तक कि आप वह सब नहीं सीख लेते जो आपको सीखने की जरूरत है। जैसा ही यानला वेंजेंट ने ओपरा से कहा था, जब तक कि आप अपने अतीत के घाव नहीं भर लेते, तब तक आपका खून बहता रहेगा। आप भोजन से, शराब से, नशीली दवाओं से, कामकाज से, सिगरेट से, सेक्स से उस घाव पर बैंडेज बांध सकते हैं, लेकिन अंततः यह रिश्ता रहेगा और आपके जीवन पर दाग लगा देगा।
आपको घावों को खोलने, अपने हाथ अंदर डालने और उस दर्द की जड़ को बाहर निकालने की शक्ति खोजनी होगी, जो आपको अपने अतीत में यादों में रोक रही है, और उनके साथ शांति स्थापित करनी होगी। एक बार जब आप अपने खुद के बैग खाली कर लेते हैं और अपने घाव भर लेते हैं, तो आप देने के लिए तैयार होकर संबंधों में आएंगे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने या किसी खाली जगह को भरने की तलाश में उनके पास नहीं आएंगे। कोई भी आपको पूरा नहीं करता है। आप आधे नहीं हैं। आपको पूर्ण नहीं होना है, बल्कि आपको देने का दृष्टिकोण अपनाना है। किसी दूसरे को निचोड़ने की बजाय आप उन्हें पोषण दे रहे हैं। प्रेम को जीवित रखना। याद है जब हमने मन के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि खुशी तब मिलती है जब हम सीख रहे होते हैं, प्रगति कर रहे होते हैं और उपलब्धि हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई संबंध लंबा होता है, तो हम चाहते हैं कि हनीमून का वह दौर फिर से लौट आए, जब हम पहली बार प्रेम में पड़ रहे थे। कितनी बार आपने किसी संबंध में खुद से ये कहा होगा, काश मैं दोबारा वैसा महसूस कर सकता, या काश हम दोबारा उस समय में लौट सकते। लेकिन डिनर के लिए उसी रेस्तरां में जाने या उस जगह जाने से जहां आपने अपना पहला चुंबन लिया था, वह सारा जादू लौट कर नहीं आएगा। हम में से कई लोगों को वही अनुभव दोबारा पाने की लत जैसी होती है, और इस वजह से हम नए अनुभवों के लिए जगह ही नहीं बना पाते हैं। अपने संबंध की शुरुआत में आप दरअसल ऊर्जा और खुलेपन के साथ नई यादें बना रहे थे। प्रेम ज्यादा नई यादें बनाकर सजीव रखा जाता है। एक साथ सीखना और विकास करना जारी रखकर ताजे अनुभव आपके जीवन में रोमांच लाते हैं और ज्यादा मजबूत बंधन बनाते हैं। दंपति मिलकर जो गतिविधियां कर सकते हैं, उस बारे में मेरी कई सलाहें हैं, लेकिन ये मेरी कुछ प्रिय सलाहें हैं जो सन्यासी सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, पुराने में नया खोजें। वह प्रसंग याद है जब सन्यासियों के रूप में हम उसी मार्ग पर एक खास पत्थर की तलाश करते थे, जिस पर हम हर रोज इकट्ठे चलते थे। आप भी उस संसार के प्रति अपनी आंखें खोल सकते हैं जिसमें आप पहले से रहते हैं। सप्ताह के बीच में कैंडल लाइट डिनर लें। सोने से पहले अपने फोन को घूरते रहने के बजाय एक दूसरे को पुस्तक पढ़कर सुनाएं। मिलकर आसपास टहलें और एक दूसरे को एक निश्चित तरह के मेल बॉक्स या चिड़िया को पहले देखने की चुनौती दें। नंबर 2, साथ समय बिताने के नए तरीके खोजें। मनोवैज्ञानिक आर्थर आरोन ने एक अध्ययन में पाया कि जब दंपति मिलकर नई और रोमांचक काम करते हैं, तो उनके बंधन मजबूत होते हैं। मेरी पत्नी और मैंने मिलकर कमरों में एस्केप रूम खेलना शुरू किया। एस्केप रूम एक खेल है जहां आप दोनों ही एक कमरे में बंद हैं और आपको बाहर का रास्ता खोजना है। स्टाफ आपको कुछ संकेत देता है और आपको पजल के कई कदम सुलझाने के लिए मिलकर काम करना होता है। ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये दरअसल बहुत मजेदार होता है। आपको मिलकर सीखने को मिलता है। आप मिलकर गलतियां करते हैं। यह बराबरी का खेल का मैदान है, जहां आप में से किसी के पास दूसरे से ज्यादा अनुभव या विशेषज्ञता नहीं है। जब आप दंपति के रूप में मिलकर प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को मिलकर विकास करते हुए महसूस करते हैं। आप कोई सचमुच डरावनी चीज भी एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे स्काई ड्राइविंग या कोई दूसरी चीज जो आपके आरामदेह दायरे के बाहर है। वह सारे लाभ याद हैं जो हमें अपने डरों के करीब लाने पर मिलते हैं। मिलकर डर का सामना करना आपके ज्यादा गहरे डरों में जाने का अभ्यास करने का एक तरीका है। यह उन डरों को अपने पार्टनर को बताने का, उसके समर्थन का एहसास करने का और मिलकर डर का रूपांतर करने का अवसर देता है। नंबर 3, मिलकर सेवा करें। जिस तरह सेवा आपके जीवन को अर्थ देती है, उसी तरह अपने पार्टनर के साथ मिलकर सेवा करने से आपके जुड़ाव को अर्थ मिलता है। चाहे ये चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करना हो, वे घरों को खाना खिलाना हो, या मिलकर कुछ सीखना हो। सन्यासी जीवन में जुड़ाव के सबसे ज्यादा अनुभव मुझे तब हुए जब मैंने सामूहिक प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। वह 2-3 दिन की ट्रेन की भयंकर यात्रा जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। मिलकर पेड़ लगाना, स्कूल बनाना, संबंध की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम असली जिंदगी के मुद्दों पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ज्यादा ऊंचे उद्देश्य के लिए जुड़कर हम कृतज्ञता महसूस करते हैं और इसे अपने संबंध में लाते हैं। मैं कई दंपतियों को जानता हूँ जो स्वयं सेवा के माध्यम से एक दूसरे से मिले हैं। इसलिए अगर आप अपने लिए उपयुक्त पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो किसी ऐसे उद्देश्यपूर्ण काम को खोजें जो आपके दिल के करीब हो। अगर आप स्वयं सेवा जैसी किसी गतिविधि के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, तो शुरुआत से ही आप दोनों के बीच बहुत गहरी समानता होगी और आपके बीच ज्यादा गहरा बंधन बनने की ज्यादा संभावना होगी। नंबर 4, ध्यान और जप मिलकर करें। जब किसी दंपत्ति में विवाद हो जाता है
और वह कमरे में आते हैं तो आप उनके बीच नकारात्मक ऊर्जा के कंपन महसूस कर सकते हैं। इसका विपरीत भी सच है। जब आप और आपका पार्टनर मिलकर जप या मंत्रोच्चारण करते हैं, आप अपनी ऊर्जा को एक ही जगह पर ला रहे हैं और सचमुच एक दूसरे की लय में महसूस करते हैं। नंबर 5, अंत में मिलकर चित्र देखें कि आप दोनों संबंध से क्या चाहते हैं। जब आप इस बारे में जागरूक होते हैं कि एक दूसरे के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितना तालमेल बिठाना चाहते हैं। आदर्श दृष्टि से आप में से प्रत्येक अपने खुद के धर्म में जीने की कोशिश कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ संबंधों में आप एक साथ वहां पहुंचते हैं। दिल के दर्द से उबरना। जब आपका हृदय दांव पर होता है तो स्पष्टता से देखना मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होना एक बात है। आप जिसके हकदार हैं उससे कम का समझौता करना दूसरी बात है। दोनों में फर्क होता है। अगर हम अब भी अपने बाल मन की सुन रहे हैं तो हम ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें उस पल बेहतर महसूस कराते हैं। अपना आत्मगौरव किसी दूसरे के इर्द गिर्द ना लपेटें। कोई भी शाब्दिक, भावनात्मक या शारीरिक दुर्व्यवहार का हकदार नहीं होता। इससे बेहतर तो अकेले रहना होता है। ना ही आपको किसी अपमानजनक, शोषण या विषाक्त संबंध को मित्रता में बदलने की अनुमति देनी चाहिए। मेरा यकीन माने, वह समीकरण नहीं बदलेगा। हर संबंध में आपके पास यह तय करने का मौका होता है कि आपकी अपेक्षित खुशी का स्तर क्या हो और वह दर्द का स्तर कितना हो जिसे आप स्वीकार करेंगे। कोई संबंध आदर्श नहीं होता, लेकिन अगर खुशी कभी निश्चित ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाती है या काफी कम रहती है, तो यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आप दोनों ही काफी मेहनत ना करें। यही इस बारे में सच है कि आप कितनी निराशा सहन करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपके जुड़ाव की शुरुआत धीमी हो, एक दूसरे को जानने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर ये कभी संतुष्टिदायक स्तर पर नहीं पहुंचती है, तो आपको यह निर्णय लेने की जरूरत है कि इसे स्वीकार करें या आगे बढ़ जाएं। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है। जब आपने किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा है, जब आपने किसी में निवेश किया है, जब आपने खुद को किसी को दिया है, तो छोड़ना मुश्किल होता है। तिब्बत की बौद्ध नन जतसुनमा तेजस्विनी पामो बताती है कि हम अक्सर आसक्ति को प्रेम समझने की गलती करते हैं। वह कहती है, हम कल्पना करते हैं कि हमारे संबंधों में जो जकड़ना और चिपकना होता है वह ये दिखाता है कि हम प्रेम करते हैं, जबकि दरअसल ये सिर्फ आसक्ति है जिससे दर्द होता है। चूंकि जितना ज्यादा हम जकड़ते हैं, हम खोने से उतना ही ज्यादा डरते हैं, और अगर हम खो देते हैं तो जाहिर है हमें कष्ट होगा। अतंत किसी गलत व्यक्ति को छोड़ने पर कम दर्द होता है, जबकि उससे जुड़े रहने में ज्यादा दर्द होता है। दिल के दर्द से उभरने की जिन रणनीतियों की सलाह मैं देता हूँ, वह स्वयं के सन्यासी विचारों से सीधे बंधी है। वह हमें शांति और उद्देश्यों तक अपना रास्ता खोजने का तरीका बताती है। चाहे हमारे मन में कोई भी विचार हो, हम उससे दूर नहीं भागते हैं। हम खुद को उसका आकलन करने और परिवर्तन करने की जगह देते हैं। खोजो, रुको, बदलो। हर भावना को महसूस करें। दिल के दर्द से अपना ध्यान भटकाना संभव है, लेकिन यह समाधान सिर्फ अल्पकालीन होता है। और अगर आप अपनी भावनाओं को नकारते हैं, तो आप अंत में दूसरे तरीकों से कष्ट उठाते हैं। शोधकर्ताओं ने नए आने वाले कॉलेज विद्यार्थियों का अध्ययन यह देखने के लिए किया कि वे इस परिवर्तन के प्रति कितनी अच्छी तरह अनुकूलन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि जिन विद्यार्थियों में अपनी भावनाओं का दमन करने की प्रवृत्ति थी, उनके कम करीबी संबंध थे और वे कम सामाजिक समर्थन महसूस करते थे। इसके बजाय सोचे कि इस स्थिति में सामने वाले ने आपको कैसा महसूस कराया। आप अपनी भावनाओं को लिखकर या उन्हें रिकॉर्ड करके व्यक्त कर सकते हैं। आपने जो लिखा है उसे पढ़ें और निष्पक्ष भाव से उसे सुने। क्या आपको कोई दोहराव भरे पैटर्न सुनाई देते हैं? आप खुद से नुकसान के बारे में पूछ सकते हैं और प्रेषण ध्यान भी कर सकते हैं। हम भावनाओं का रिप्ले पसंद करते हैं। यह कितना आदर्श था, यह कितना अच्छा हो सकता था, हमारे हिसाब से यह कैसा होने जा रहा था, संबंध खराब होने और तबाह होने से पहले कितना रोमांटिक था। यह सब सोचने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करें। संबंध से आपको क्या आशाएं थी? आपने क्या खोया? क्या आपकी निराशा इससे बंधी थी कि वह व्यक्ति कौन था और वह कौन नहीं था? अपनी भावनाओं को टटोलें जब तक कि आप दर्द की जड़ तक ना पहुंच जाएं। स्थिति से सीखें। फिल्में, संगीत और बाकी मीडिया हमें सीमित और प्राय गलत संदेश भेजता है कि प्रेम को कैसा दिखना चाहिए। ब्रेकअप की वास्तविकता का इस्तेमाल करके यथार्थवादी अपेक्षाएं तय करें कि आप किसके हकदार हैं और आपको किसी नए संबंध से क्या जरूरत है। याद रखें कि आपकी जरूरत उस व्यक्ति से भिन्न हो सकती है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है।
या अगले व्यक्ति से भी जो आपके जीवन में आता है? आपकी सबसे बड़ी अपेक्षा क्या थी जो पूरी नहीं हुई? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण था? उस संबंध में क्या अच्छा था, क्या बुरा था? इसके खत्म होने में आपकी भूमिका क्या थी? जहां अपने दर्द की पड़ताल करने के बजाय आप संबंध की कार्यप्रणाली की जांच पड़ताल करना चाहते हैं, ताकि आप यह पहचान सके कि आप अपने अगले संबंध से क्या चाहते हैं और आपको खुद में किस चीज पर काम करने की जरूरत हो सकती है। अपने मूल्यों में विश्वास न खोएं। ब्रेकअप के पल में आप खुद को कम आंक सकते हैं, लेकिन आपका महत्व या मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति की भरपूर कदर या प्रेम पर निर्भर नहीं है। यदि आप अपनी पहचान संबंध के इर्द गिर्द बना लेते हैं, तो आप जो दर्द महसूस करते हैं वह यह है कि आपको अपनी पहचान के उस हिस्से का त्याग करना पड़ा। यदि आपने एक ही व्यक्ति से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा की थी, तो जाहिर है उसे चले जाने के बाद एक शून्य रह जाता है। अब जब आप अकेले हैं, तो इस समय का इस्तेमाल करके लोगों का समुदाय बनाएं जिनकी रुचि आपकी रुचियों के समान हो और जिन्हें आप अपने जीवन में हमेशा रखना चाहते हो। खुद को पूर्ण बनाएं। आपको ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जो आपको खुश करता हो। दोबारा डेटिंग करने से पहले इंतजार करें। याद रखें, अगर आपने पिछले दर्द का घाव नहीं भरा है, तो आप किसी अविश्वसनीय इंसान के साथ अविश्वसनीय जुड़ाव का अपना अगला अवसर चूक सकते हैं। जल्दबाजी ना करें या प्रतिशोध में डेटिंग शुरू ना करें। इससे केवल ज्यादा चोट और अफसोस उत्पन्न होता है। इससे दर्द का वायरस आगे फैलता है। इसके बजाय खुद को ज्यादा अच्छी तरह जानने में थोड़ा समय लगाएं। अपने आत्मगौरव को बढ़ाएं। अपने विकास में निवेश करें। अगर आपने संबंध में खुद को खो दिया है, तो ब्रेकअप के बाद खुद को दोबारा खोज लें। सन्यासी तरीका जागरूकता बनाने, स्थिति से निपटने और सुधार करने का है। हम रिश्ते के भीतर हों या रिश्ते में दाखिल हो रहे हों, हम पहले एक कदम पीछे उठाते हैं ताकि आकलन कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि हम अपने खुद के इरादों को समझते हैं। तभी हम डेटिंग के संसार में कदम रख सकते हैं या आत्म जागरूकता तथा प्रेम के साथ संबंध की ओर लौट सकते हैं। पहचाने, रुके, बदले। हमने अपना ध्यान हमारे जीवन के अंतरंग संबंधों पर फोकस करने के लिए बाहर की ओर मोड़ा है। अब हम ज्यादा बड़े संसार के साथ अपने संबंध पर आते हैं। मैंने जिक्र किया था कि आश्रम में मैंने अपने परिवार के अपने बंधनों से परे का बंधन महसूस किया था, जो एक ज्यादा बड़ी शक्ति थी, जो हम सभी को एक कर रही थी और जोड़ रही थी। एस्ट्रोफिजिस्ट नील डिग्रासे टाइसन ने कहा था, हम सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जैविक दृष्टि से, पृथ्वी से, रासायनिक दृष्टि से और बाकी सृष्टि से, आणविक दृष्टि से। ये जानने के बाद हमें अपने जीवन में सच्चा अर्थ खोजने के लिए सृष्टि की ओर देखना चाहिए। धन्यवाद।